चैनल शिक्षा का गुरुकुल। और आज हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की फाउंडेशन हिंदी का ये चैप्टर, जो कि मैंने पिछली वीडियो में मतलब फाउंडेशन हिंदी के फर्स्ट चैप्टर की जो मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि को बताती है उसको पढ़ाया था। और आज उससे रिलेटेड हम जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं या जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, जो भी बीए और जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए एज अ कंपलसरी होता है कि सब लोग फाउंडेशन हिंदी के लिए पेपर देंगे। तो उसी के लिए पूरी पढ़ाई मतलब होगी। तो जैसे स्टार्ट करते हैं तो ये है लघु उत्तरीय जो प्रश्न उत्तर होते हैं। तो उनमें जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि कवि ने मातृभूमि का वर्णन किस प्रकार किया है। तो जो पोएम थी उससे ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो लेकिन जो इसमें पूरा डिटेलिंग में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है तो इससे हम देखेंगे कि उन्होंने क्या वर्णन किया है उसका। तो मातृभूमि के हरे भरे तट पर आकाश नीले रंग के वस्त्र की तरह सुशोभित है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी का मुकुट है और उसका समुद्र करधनी है। नदियाँ प्रेम प्रवाह और फूल तारे आभूषण हैं। बंदी जन पंछियों का समूह है और शेषनाग फल सिंहासन है। बादल पानी बरसाकर उसका अभिषेक कर रहे हैं। इस तरह की संगुण साकार मूर्ति है मातृभूमि। तो उन्होंने कितने अच्छे से पूरी सारी चीज़ों को मातृभूमि की अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसे है कि मातृभूमि से कवि का बचपन कैसे जुड़ा है। तो इसके आंसर में जैसे हमें लिखना है कि मातृभूमि की धूलि में लोट लोट कर कवि बड़े हुए हैं। इस धरती पर घुटनों के बल पर रहकर उसने धीरे धीरे पैरों पर खड़ा रहना सीखा है। इसी पुण्य भूमि में रहकर उसने श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह सब सुखों को बाल्यकाल में ही भोगा है। इसके कारण ही वे धूल भरे हीरे रहे हैं कहलाए। तो कितने अच्छे से उन्होंने अपने बचपन को भी एक्सप्लेन किया है। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि तेरा प्रत्युत्तर क्या हमसे होगा, कभी इस प्रकार क्यों सोचता है। तो उसका आंसर होगा कि माता द्वारा अपने बच्चों के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रत्युपकार करना आसान नहीं है। माँ का स्नेह असीम है। यह मातृभूमि माँ का प्रतीक है। माँ का निस्वार्थ सेवाओं के लिए वह प्रत्युपकार नहीं कर सकता, मतलब माँ का कोई ऋण नहीं चुका सकता। ये कहते हुए कवि आगे के लिए संबोधित कर रहे हैं। आगे मातृभूमि कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो उसका भावार्थ हमें अपने विचारों में देना है। तो उसमें हमें लिखना चाहिए, जैसे कि लिखना भी है कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। मतलब जो द्विवेदी युग है हिंदी के साहित्य में, उसमें मैथिली शरण गुप्त का नाम बड़े कायदे से लिया जाता है। तो वे राष्ट्रकवि माने जाते हैं। मातृभूमि गुप्त जी की एक प्रसिद्ध कविता है जिनमें वे मातृ जन्मभूमि का गुणगान करके उसके लिए अपनी जान भी देने का आह्वान करते हैं। मातृभूमि की हरियाली के लिए नीला आकाश एक सुंदर वस्त्र की तरह सुशोभित है। सूरज और चंद्रमा जिसके मुकुट हैं। सागर इसकी करधनी है और बहने वाली नदियाँ प्रेम प्रवाह हैं। तारे और फूल जिसके आभूषण हैं। पंछियों का समूह उसके प्रस्तुति पाठक हैं। आदि शेष का सहस्त्र फन सिंहासन है, जो शेषनाग है उनके लिए का है। बादल पानी बरसाकर उसका राज्याभिषेक करते हैं। जब बारिश आती है तो उनका राज्याभिषेक करते हैं। कवि अपनी मातृभूमि के इस सुंदर रूप का अपना आत्मसमर्पण करते हैं और वे कहते हैं कि वास्तव में तू सगुण साकार मूर्ति है। आगे देखते हैं। आगे इसमें कविता में कहा गया है कि जन्मभूमि से अपने बचपन का संबंध व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि इसकी धूलि में लोट लोट कर वो बड़े हुए हैं। इसी भूमि पर घुटनों के बल सरक सरक कर ही उसने अपने पैरों को खड़ा करना सीखा है। यहाँ रहकर ही बचपन में उसने श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह सभी आनंद को भोगा है। इसी कारण वे धूल भरे हीरे कहलाए, जो वो रामकृष्ण परमहंस के बचपन के बारे में बता रहे हैं। इस जन्मभूमि की गोदी में खेल कूद कर उसने, जो कवि हैं, हर्ष का अनुभव किया।
इसी मातृभूमि को देखकर हम आनंद से मग्न हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि जो सुख शांति हमने भोगी है वे सब तुम्हारी यानी कि भूमि की ही देन है। तेरे यानी कि भूमि को ही समर्पित किया उन्होंने मातृभूमि को। कि द्वारा किए गए उपकारों का बदला चुकाना आसान नहीं है। यह देह तेरी है, तुझी से बनी है और तेरी ही जीव जल में सनी हुई है। अंत में मृत्यु होने पर इस निर्जीव शरीर का तू ही अपनाएगी। हे मातृभूमि, अंत में हम सब तेरे ही मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। मतलब सब मरने के बाद मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं, तो उसी को बोला है उन्होंने, जाएंगे। सरल शब्दों में कवि मातृभूमि के लिए युवकों को अपनी जान अर्पित करने की प्रेरणा देते हैं, मतलब सलाह दे रहे हैं वो उनकी। आधुनिक समाज की देश प्रेम की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। जो आज के मॉडल जो हमारा सोसाइटी है, समाज है, तो उसके लिए देश प्रेम की क्या भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सैनिक नहीं हैं तो हमारे अंदर सिर्फ सैनिक ही देश के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सभी का ही कर्तव्य होता है कि अपने देश के लिए वो करें। आतंकवाद सांप्रदायिक आदि को रोकने के लिए देश प्रेम होने की अति आवश्यकता है। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि मातृभूमि कविता का कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इसमें मतलब पूरी अच्छे से थोड़ा सा बताया गया है पूरी कविता के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं। कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। वे राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। प्रस्तुति कवितांश में कवि अपनी मातृभूमि का गुणगान करते हैं। मातृभूमि की हरियाली में नीला आकाश एक सुंदर वस्तु की तरह सुशोभित है। वही सारी चीज़ें हैं जिसमें जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखी हैं, और पूरी कविता का मतलब ही यही है। तो हर बार रिपीट होके यही बना है कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। सूरज चांद इसके मुकुट हैं, सागर इनकी करधनी है। यहाँ बहने वाली नदियाँ प्रेम प्रवाह हैं। पंछियों का समूह मातृभूमि का गुणगान करते हैं। आदिशेष जो सहस्त्रफल का सिंहासन बनाए हुए हैं और बादल पानी बरसाकर उनका अभिषेक कर रहे हैं। कवि अपनी मातृभूमि के सुंदर रूप का आत्मसमर्पण करते हैं। कवि कहते हैं कि वास्तव में तो सगुण साकार मूर्ति है। यहाँ कवि ने तत्सम शब्दों के लिए भारतीय दर्शनों का साथ लिया है। तो उन्होंने इस कविता में तत्सम शब्दों का यूज़ किया है। धरती माँ के समान है, जीवन दायिनी है। हमें उनकी गरिमा पर गर्व करना चाहिए। इतने सुंदर रूप के साथ धरती माता सजी हुई है। आज के प्रदूषित जीवन में कवि की अत्यंत प्रशंसनीय है। तो ये सब कविता उन्होंने अपने लिए कही है। अब जैसे कि ऑप्शनल में अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, तो या मतलब वन वर्ड की लिखने के लिए, तो उनके लिए जैसे क्या लिखना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धरती का परिधान क्या है। तो धरती का परिधान अभी जो हमने कविता में पढ़ा, तो उसमें क्या कहा, नीलांबर को। दूसरा, मातृभूमि का मुकुट क्या है। सूर्य चंद्रमा क्या है, मातृभूमि के मुकुट है। तीसरा क्या है, मातृभूमि की करधरनी क्या है। तो सागर या समुद्र को मातृभूमि की करधरनी बताया गया था अभी। और मातृभूमि की स्तुति गीत कौन गाते हैं। तो उसमें आंसर हो जाता है हमारा कि पंछियों का समूह गाते हैं। और पांचवा क्वेश्चन हमारा ऐसे है कि कवि अपनी मातृभूमि के लिए क्या करना चाहता है। तो कवि अपनी मातृभूमि के लिए आत्मसमर्पण करना चाहता है। तो और आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो छठा क्वेश्चन है, कवि कैसे बड़े हुए हैं। तो उसमें आंसर में हम क्या लिखेंगे, कवि अपनी धरती की धूल मूठ में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। कवि पैरों पर खड़ा रहना कैसे सीखा है। कवि ने धरती पर घुटनों के बल रेंग रेंग कर पैरों पर खड़ा होना सीखा है। अगला क्वेश्चन, मातृभूमि के आभूषण क्या क्या हैं। तो मातृभूमि के आभूषणों में लिखेंगे कि नीलांबर, सूर्य चंद्रमा, युग, रत्नाकर, नदियाँ, फूल, तारे, खग, मृग, शेषफल आदि मातृभूमि के आभूषण हैं। और नवा क्वेश्चन हमारा कहता है कि कवि की राय में भारतवासियों की देह किससे बनी हुई है। तो भारतवासियों की नहीं, ऐसा सबके अपने अपने विचार हैं कि हमारी जो देह है वो मातृभूमि की मिट्टी से ही बनी हुई है और उसी में एक न एक दिन विलीन हो जानी है। और आगे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन हमारा कि तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, ऐसा क्यों कहा गया है। तो उसके लिए आंसर में जैसे बोलना है कि मातृभूमि माँ के समान है। जिस प्रकार बेटा माँ की ममता का प्रत्युपकार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मातृभूमि का भी कोई प्रत्युपकार नहीं कर सकता। मातृभूमि का स्थान सर्वोच्च है, मतलब उसका कोई ऋण नहीं चुका सकता।
और आगे क्वेश्चन कहता है कि कवि मातृभूमि की बलिहारी होता है क्यों। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि मातृभूमि और प्रकृति का अटूट संबंध है, इसलिए कवि मातृभूमि को ईश्वर की सगुण मूर्ति मानता है और मातृभूमि पर बलिहारी होता है। अब 12 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि तेरा प्रतिकर का कवि हमसे होगा, कवि ऐसा क्यों कहना चाहता है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे कि हमें सब कुछ मातृभूमि से मिला है, यह जीवन अंत में हम सभी स्वीकार करने वाले भी मातृभूमि ही है, इसीलिए कवि ऐसा कहता है कि अंत में जाकर के मातृभूमि में ही मिल जाना है। और जैसे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो उनके लिए जैसे कैसे आएंगे और कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए तो जैसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि इस कविता के रचनाकार कौन है। तो हम इतनी देर से देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैथिलीशरण गुप्त। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि रत्नाकर शब्द का सामर्थ्य शब्द कोष्टक में चुनकर लिखिए। तो रत्नाकर का मतलब क्या है, तो इसमें आंसर में दे रखा है समंदर, यानी कि नीचे उत्तर भी दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है। तो मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है, ईश्वर की। चौथा क्वेश्चन, मातृभूमि किस युग की कविता है। तो ये क्या है, द्विवेदी युग की, क्योंकि मैथिलीशरण गुप्त क्या थे, द्विवेदी युग के महान कवि हैं। और पांचवा क्वेश्चन, धूलि का समानार्थी शब्द कवितांश में ढूंढें। तो उसका समानार्थी शब्द क्या है, सनी हुई, यानी कि उसमें मिट्टी में सने हुए। तो आज की क्लास यहीं पे हमारी होती है ख़त्म। और ये मतलब मैंने पहले अपनी वीडियो में लास्ट वीडियो में उस मातृभूमि कविता को पूरा पढ़ाया है, और मैं इस वीडियो को मतलब उसी के क्वेश्चन वगैरह हैं, तो ये ऐसे वीडियो नंबर 1.1 करके ही मैं अपलोड करूँगी इसको। और प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और मैं इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या आगे बढ़ा सकते हैं कंटेंट को। और मुझे थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बना के डालने में, तो आई एम सॉरी। सो बाय, टेक केयर।